नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी केंद्र की योजनाओं को लेकर और मोदी की गारंटी पर तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सहारे चुनाव जीतने का दावा कर रही है। इसी बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चल रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज, आमने सामने बीजेपी कांग्रेस। मोदी की गारंटी से बनेगी बात या इंडियन गठबंधन का होगा बेड़ा पार। जहां इंडियन गठबंधन को लेकर डिप्टी सीएम अरुण शाह का कहना है कि इस पार्टी में आपसी में ही एक दूसरे का विचार नहीं मिल रहा है, तो यह देश कैसे चलाएंगे। और इंडियन गठबंधन पर प्रदेश व देश की जनता को भरोसा नहीं है। ये जो इंडी गठबंधन बना हुआ है, जिस दिन से बना है उस दिन से ये आपस के झगड़े नहीं मिटा पा रहे हैं। और यदि ये किसी तरह के वायदा करते हैं और सपने देख रहे हैं सरकार बनाने का, तो देश की जनता को इन पर भरोसा नहीं है, आपस में इन पर एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, तो देश की जनता किसी भी कीमत पर इन पर भरोसा नहीं करेगी। वहीं अरुण शाह के इस बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक उमेश पटेल ने कहा, जब भी इंडियन गठबंधन की बात होती है भाजपा घबरा जाती है। उन्होंने कहा, इसमें विभिन्न पार्टियां जुड़ी हुई हैं, ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि उनमें कुछ न कुछ वाद विवाद होगा। परंतु जिस तरीके से कुछ दिनों से इंडियन गठबंधन काम कर रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, जिसकी वजह से इस तरीके के बयान दे रही है। देखिए, ऐसा है कि जब बहुत सारी पार्टी मिलकर एक शीट शेयरिंग की बात हो रही है, तो थोड़ी बहुत उसमें समय लगना बहुत सामान्य बात है। लेकिन जिस तरह से पिछले 5-7 दिन से समझौते आगे बढ़े हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इससे चिंतित है और लगातार इस पर बयानबाजी कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि देश में यह महागठबंधन इंडिया कितना भाजपा को प्रभावित करता है। क्या भारत की जनता इस गठबंधन की सरकार पर भरोसा करती है, या फिर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक छत्तीसगढ़ में चलने वाला है। डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी है और दोनों जो पार्टियां हैं एक से बढ़कर एक तैयारी कर रही हैं। इंडी गठबंधन के सहारे जो विपक्ष है वो जीतने के वादे कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी मोदी की गारंटी को लेकर पूरी तरह से तैयार है कि इस बार भी पुनः सरकार हमारी बन जाएगी। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और उस पर 9 पर अभी बीजेपी कायम है। कुल मिलाकर अगले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतने का लक्ष्य रखी है। वहीं कांग्रेस अपनी 2 सीटों से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तैयारियों को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि इंडी गठबंधन के विचार अलग अलग हैं और ये अलग अलग विचार जो हैं, ये जब विचार ही मेल नहीं खाते तो ये सरकार क्या चलाएंगे, ऐसा बीजेपी का कहना है। वहीं जो कांग्रेस का ये कहना है कि हमारी जो गठबंधन है वो इस बार सरकार बना देगी। और जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान अभी तक जुड़े हुए हैं उनसे हम आपका परिचय करा दें। अनुभव शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और निपेंद्र पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। पटेल जी आपसे। निपेंद्र पटेल जी बीजेपी प्रवक्ता हैं। बीजेपी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि भिन्न भिन्न विचारधाराओं की पार्टियां जो हैं वो एकजुट हो रही हैं। इनकी अपनी विचारधारा ही नहीं मिलती तो ये सरकार क्या चलाएंगे, ये जीत हासिल कैसे करेंगे। लेकिन इसी गठबंधन के सहारे कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। अगर वास्तव में एकजुट होकर के ये लोग सीट शेयरिंग के ऊपर अगर जो चुनाव लड़े तो इनके वोट का परसेंटेज भी बढ़ जाता है। ऐसे में इनके दावे
महत्वपूर्ण हैं। अब चुनाव के बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। निपेंद्र जी, देखिए, इससे पहले भी 2019 के चुनाव में कई राज्यों में इन्होंने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था और आज कांग्रेस पार्टी के साथ जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस के विरोध से ही बनी हुई और निकली हुई पार्टियां हैं। जब आपस में ही इतना अंतर विरोध है तो ये चुनाव कैसे एक साथ लड़ेंगे? अभी तो सीटों के बंटवारे को लेकर इनके बीच आपस में झगड़ा हो रहा है और हमारी पार्टी जो है वो सारे राज्यों में जो है वो चुनावी सीटों के फैसले हो है। गए हैं, जहां जहां सीटों के फैसले हो गए हैं, गठबंधन सीट शेयरिंग हो गया है, वहां की अगर जो बात की जाए तो ये देखा जा सकता है कि वहां तो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए एक टक्कर साबित होंगे ये लोग। नहीं, आप अगर उत्तर प्रदेश का ही मामला देखें तो वहां कांग्रेस के नेता ही गठबंधन के खिलाफ है कुछ सीटों में जी। तो ये आपस में ही ये अपना वोट शेयरिंग कैसे क्या बोलते ट्रांसफर करेंगे? कांग्रेस के नेता ही खुद सपा के साथ कुछ सीटों में गठबंधन के खिलाफ हैं। जी, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि भले ही गठबंधन हो जाए लेकिन जो वोटों का ट्रांसफर होगा वो जब तक नहीं होगा तब तक इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वोटों के ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी भी मतभेद हैं। जहां भी सीट शेयरिंग हुई है वहां नेताओं में मतभेद हैं, कार्यकर्ताओं में मतभेद है। आपके कहने का तात्पर्य है, यही जवाब हम लेना चाहेंगे अनुभव शुक्ला जी से। अनुभव शुक्ला जी, बात तो सही है, निपेंद्र जी ने भी बात एकदम से सही कही है कि वास्तव में गठबंधन बना लेना और वोटों को ट्रांसफर करना अलग अलग बातें हैं। छत्तीसगढ़ की अगर जो जहां तक बात की जाए तो अभी उतनी चीजें खुल के सामने नहीं आई हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का उदाहरण निपेंद्र जी दे रहे थे। इससे पहले भी कांग्रेस और सपा में गठबंधन हुआ था, वोट ट्रांसफर ही नहीं हो पाए और मुंह की खानी पड़ी। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो देवेंद्र जी आपको और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। निपेंद्र जी को भी सादर प्रणाम। जी देखिए, भारतीय जुमला पार्टी जो है वो बकरे को खंबे से बांध के गोल गोल घुमाने का काम पिछले 10 साल से करते आ रही है, मुद्दों से भटकाने का और डाइवर्ट करने का। मैं आपकी जानकारी में, जैसा भी आपने अभी कहा कि हमारा जहां सीटों का निर्णय आ चुका है, चाहे उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लें, दिल्ली का ले लें, महाराष्ट्र में भी लगभग 40 के आसपास सीटों का तय हो चुका है कि क्या करना है। धीरे से कुछ मीटिंग बैठकों के बाद आगे वो भी तय हो जाएगा। आप अगर अभी की स्थिति देखें वर्तमान की, तो लोकसभा में हमारे पास लगभग 125 के आसपास इंडिया गठबंधन के नेता हैं, लगभग 100 के आसपास राज्यसभा में है, 4,1600 सीटें हैं पूरे देश में और 10 हमारे पास है पूरे देश में। हमने एक प्रमुख इवेंट की अगर आप बात करें तो सेव डेमोक्रेसी जो 22 2023 को किया था, जो इन्होंने 150 सांसदों को निलंबित किया था, सेव डेमोक्रेसी का हम एक इवेंट भी साथ में करा चुके हैं और एक इलेक्शन का डेमो किया आपने भी अप्रैल में चलाया होगा कि हमने कैसे चंडीगढ़ के चुनाव में आपके साथ गठबंधन करके इंडिया अलायंस को जिताया, जिसको इन्होंने हाईजैक करने की झूठ से और अन्याय से प्रयास किया था। इससे ये सिद्ध होता है देवेंद्र जी कि इनके पास क्या है कि इनके जो घुटने हैं वो ढीले होना शुरू हो गए हैं। इनके खुद के गठबंधन के बारे में ये सोच नहीं पा रहे। अकाली दल हो, पीडीपी हो, शिवसेना हो, एआईएडीएमके हो, तोड़ना जोड़ना इनके यहाँ भी चलता रहा है। ये अपने अंदर झांक लें तो ज्यादा बेहतर होगा। जिनके घर जो शीशे के हों दूसरे के यहाँ पत्थर फेंकने वाला काम ना करें। लेकिन एक चीज और भी है ना अनुभव जी, एक चीज और है कि इनका तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये नियत है, पहले से तय है। लेकिन अगर जो अभी प्रधानमंत्री, अभी सीट शेयरिंग की बात चल रही है, अभी इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बात आ जाए तो अभी एक बिखराव और दिखने लगेगा। ये आपका मानना है, हो सकता है कि बिखराव ना दिखे, जुटाव दिख जाए। ये आप और हम तय नहीं कर सकते, ये तो समय की बात है, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में संसदीय प्रणाली को लाया गया है जिसके तहत आप अपने वोट से सिर्फ एक सांसद को चुन सकते हैं और वो सारे सांसद 500 550 जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों है वो मिलकर अपना नेता चुनते हैं जो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये प्रणाली है, हम तो उसका पालन कर रहे हैं, लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं। इनके गले में ये सब बातें क्यों अटक जाती है, मेरे समझ के बाहर है। 8 से अधिक राज्यों में इनने जो अभी सरकार चला रहे हैं, 150 से अधिक जो इनके
सांसद इनके हैं भारतीय जनता पार्टी के, विशेष के एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी विशेष की बात कर रहा हूँ, ये कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं। तो ये क्या बातें करते हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अपने गिरफ्तार में झांक के पहले देखना चाहिए। और हमारा गठबंधन जो मजबूत हो रहा है और आगे पथ पर बढ़ रहा है, सीट शेयरिंग की बातें तय होते जा रही हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं बड़े नेताओं की, और एक प्लानिंग भी की जा रही है, तैयारी भी, पॉलिसी भी तैयार करी जा रही है कि हम क्या जनता से वादे करेंगे। उदाहरण के तौर पे एमएसपी को लेके एक्ट की बात हो सकती है, उसके अलावा अग्निवीर योजना को लेके हो सकता है, अन्य मुद्दे जिसको हम एक प्रकार से कह लीजिए यूपीए का अगर मैं शब्द उधार ले लूं 2003-4 का, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम जो तय कर रहे हैं कि ये हम जनता के साथ करेंगे ही, इसमें हम रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इनको इसमें चुभता है, पेट में दर्द होता है, इनके पास जनता को देने के लिए कुछ है नहीं, झूठ और जुमलों के अलावा पिछले 10 साल से दे रहे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन, उसके बाद जिस चौक चौराहे पे बोलेंगे आ जाऊंगा तो आ जाएं, आज तक नहीं आए। तो ये जुमलेबाजी, नारेबाजी करते रहे। क्या किसानों की आय दुगनी हो गई, क्या काला धन वापस आ गया, 35 रुपए में किसको मिलता है पेट्रोल, ये मुद्दों पे रहते नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत करी कि बकरी को खंबे से बांध के गोल गोल घुमाते, ये वही कर रहे हैं। अब इनकी हवा ढीली होने लगी है हमारे गठबंधन से। ठीक है, निपेंद्र जी जवाब दीजिए। देवेंद्र जी देखिए, झूठ और जुमले की पार्टी कौन है ये पूरा देश जानता है। 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस का हश्र पूरे देश को पता है। देश की जनता ने यूं ही जो है वो मोदी जी को बहुमत नहीं दिया। पिछले 10 सालों से हमने, मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं बनाई और उनको जमीन और धरातल पर उतारा है। इसीलिए आज हम 2014 में 282 सीट और 2019 में 330 सीट के बहुमत के साथ सरकार पे आए। और जहां तक इनके गठबंधन की बात है, जब इनमें संयोजक और प्रधानमंत्री के पद को लेकर ही जो है वो आपस में इतना झगड़ा हुआ कि दीदी ने कह दिया कि पश्चिम बंगाल में मैं अकेले लड़ूंगी। और उन्होंने कांग्रेस को कहा कि पहले आप 40 सीट तो लाकर दिखाइए। नीतीश कुमार जो गठबंधन बनाने वाले थे वो आज अलग होकर भाजपा के साथ आ गए हैं, एनडीए में शामिल। कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा क्यों छोड़ रहे हैं? तो राहुल गांधी जी को न्याय यात्रा निकालने के बजाय जो है उनको सोचने की जरूरत है कि उनकी पार्टी के नेता आखिर पार्टी छोड़कर भाग क्यों रहे हैं। हाँ, ये एक सवाल तो ये भी आता है, जवाब दीजिए अनुभव जी। देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले ये बात दोहराई थी कि 8 से ज्यादा राज्यों में जो ये सरकार चला रहे हैं, इसको हॉर्स ट्रेडिंग करके, हाईजैक करके ये सरकार चला रहे हैं, विधायकों को खरीद के, चाहे पहले चाहे बाद में। 150 से अधिक जो इनके सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जैसा मैंने कहा था इंडिया नहीं भारतीय जनता पार्टी के, वो कांग्रेस से निकले हुए हैं। तो ये इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि जिनका विरोध करने की और जो बड़े बड़े नारे देते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, ये मेरे ख्याल से भाजपा मुक्त भाजपा हो जा रही है। भाजपा के अंदर अगर कांग्रेस के लोग आ रहे हैं तो आप अगर अपने विचारधारा को लेकर आगे चले थे, आप अपने उसूलों को लेकर आगे चले थे, तो कहाँ है वो विचारधारा, कहाँ है वो उसूल? मैं तो आपकी विचारधारा और उसूलों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन यदि आप रखते हैं तो उस पर प्रबल रहिए। आप बोलिए कि जैसा अटल बिहारी जी ने कहा था, सब सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता का लोभ तो चलता रहेगा, लेकिन मैं अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जिस आदमी पे हेमंत बिस्व शर्मा का उदाहरण ले लीजिए, जिसपे केस चलते हैं। अनुभव शुक्ला जी, एक बात और आती है कि आप कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तो जो बीजेपी में विजयी हैं सांसद, वो उसमें ज्यादातर कांग्रेस के ही हैं। तो सवाल यह है कि कांग्रेस से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप अपने घर को, अपने लोगों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? क्यों बीजेपी में वो चले जा रहे हैं? रोकना चाहिए। आज अगर जो ये लोग, ये सांसद, ये विधायक अगर आपके साथ होते तो आपकी सरकार होती, केंद्र में आपकी सरकार होती। क्यों बीजेपी में चले जा रहे हैं? कुछ तो होगा, या तो उनमें कमी होगी या कांग्रेस में कमी होगी। कहां कमी है? बिल्कुल ठीक कहा देवेंद्र जी आपने, निश्चित तौर पे ये सत्य है और बिल्कुल सच है ये कि हमारे कुछ नेता हैं या कुछ कार्यकर्ता हैं जो इधर उधर हो रहे हैं। लेकिन ये बात समझने की, जैसा आपने कहा कि 2 कारण हो सकते हैं कि आदमी का एक व्यक्तिगत लालच, व्यक्तिगत लोभ, जो आगे बढ़ता हो राजनीति में, कूटनीति करके वो आगे बढ़ना चाहता हो सकता है। कुछ कारण हो सकता है, मतभेद ऐसे हो पा रहा, उस पर चर्चाएं हो रही हैं। तो ये समय समय की बात है, ये धीरे धीरे ऐसी चीजें आगे और पीछे आती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली चीज ये है
जो मैं कह रहा था, एक छोटा सा उदाहरण लेके आपको बताता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा को ये डरा धमका के ईडी के केस लगा के बहुत सारे विपक्ष के नेताओं पे ऐसा कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे अन्य दलों के हो, जिनको डरा धमका के वो ईडी का और आईटी का और सीबीआई का डर दिखाते हैं। जब वो दल बदल लेते हैं तो महाराष्ट्र में अगर आप उदाहरण लेने उनसे पूछते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो आपके कागज थे, जो छगन भुजबल के केस की बात हो, तो बोलते हैं कि अब वो कागज मिल रहे। नहीं, एक बात और भी है ना अनुभव जी, जैसा कि ईडी सीबीआई और आप तमाम बातें कर रहे हैं कि आईटी, ईडी, सीबीआई, ये सब जो बातें कर रहे हैं, इनको डर किसको है? अगर हम गलत नहीं हैं तो आप जांच बिठाते रहिए, हम जांच का सामना करेंगे। तो आपने जी बोलिए जी आप जी बोलिए। आप मेरे कहने का तात्पर्य था जी बोलिए आप बात पूरी कर लीजिए। नहीं आप समझ गए हैं, हमारा सवाल समझ गए हैं, आप जवाब दीजिए। देखिए, आप अगर ईडी की आईटी की कार्रवाई देखेंगे, मैंने कई बार यह बात दोहराई है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसके तहत इनको पावर मिलता है, उसमें इस प्रकार के संशोधन लाए गए हैं जहां पे किसी भी बयान के आधार पे आप केस दर्ज कर सकते हैं। जो भी बयान आप ईडी के सामने देंगे उसको एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने समकक्ष बयान दिए के बराबर कर दिया गया है। जमानत के प्रावधान को भी अलग कर दिया गया है। ऐसे कानून में संशोधन ला रहे हैं ये कि उन चीजों को ईडी, आईटी, सीबीआई को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करें। एक और उदाहरण देता हूं आपको। विनोद वर्मा जी के यहाँ जब कार्रवाई करी थी इनने, तो उनके निजी जेवर जब्त कर दिए थे। उनकी बेटी की शादी में जो लिफाफे प्राप्त हुए थे उसको जब्त कर लेते हैं, मोबाइल जब्त कर लेते हैं, डरा धमका के बयान लेते हैं। आपने ये देखा भी था कि महादेव ऐप के दौरान जब बयान आ रहे थे तो सौरभ चंद्राकर जी अपना बयान देते हैं, फिर बदलते हैं। यहाँ पे जो गाड़ी पकड़ाई थी वो अपना बयान बदलते हैं। ये क्यों हो रहा है? आप ये बताइए कि कांग्रेस के खाते से जो इनने 65 करोड़ रुपए कुछ दिन पहले निकाले हैं आईटी ने, ये सारा देश जानता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे इनकम टैक्स एक्ट लागू नहीं होता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का इनकम टैक्स एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कानून में लूप होल खोज के ये तैयार करे जा रहे हैं और डराए धमकाए जा रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए आज से 2000 साल पहले, प्लेटो, उन्होंने एक बात कही थी, वो मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा कि अच्छे लोगों को कानून की आवश्यकता नहीं है और बुरे लोग कानून का पालन नहीं करते। तो ये जो बुरे लोग बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये कानून का पालन करने वालों में से नहीं है, ना लेटर में ना स्पिरिट में। जी निपेंद्र जी जवाब दीजिए। बहुत ही तार्किक बातें रखी। देवेंद्र जी इन्होंने कहा था कि मोदी जी ने काले धन लाने की बात कही थी, तो जो आज भ्रष्टाचारी और क्या बोलते हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाए हुए हैं उनपे ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। काला धन कैसे निकलेगा? इन्होंने कहा कि जो गलत है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई अगर निराधार होता तो जो आज जेल में बंद है, देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनको जमानत देती। इन नेताओं की जमानत क्यों नहीं हो पा रहे? अगर ईडी की कार्रवाई निराधार है तो फिर बात तो अभी मैंने बताया कि जमानत का प्रावधान हटा दिया गया है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट में आपको 1 या 2 साल पहले आई थी, उसमें यह बताया गया था कि लगभग 95% एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो केस रजिस्टर्ड है वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो स्पेशल कोर्ट है जो ये तय करता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो हमें तथ्य दिए हैं ये सही है या गलत, वो स्पेशल कोर्ट में जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। और जहां तक निपेंद्र जी आप काले धन की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने बोला था स्विस बैंक के अंदर जो काला धन बैठा हुआ है विदेशों में, कहाँ है? जो लोग यहाँ से भाग के चले गए आपकी सरकार में, चाहे वो मोदी हो, नीरव मोदी की बात कर लीजिए, चाहे किसी और की बात कर लीजिए, आप विजय माल्या जी की या अन्य लोगों की, वो तो आपकी सरकार के दौरान गए हैं। तब आप कहाँ सो रहे थे ये बता दीजिए। अनुभव जी, लोन तो जो है कांग्रेस के समय दिया गया था। नीरव माल्या, विजय माल्या का लोन रिस्ट्रक्चर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। तो आपके समय है, भागे तो आपके सामने हैं, आप ही के एयरपोर्ट से भागे हैं। अब जो अडानी को दिए जा रहे हैं एयरपोर्ट, उन्हीं में से एक एयरपोर्ट से भागे हैं ना वो, किस समय में पीछे जाके भागे थे?
अगर कुछ गलत है तो कार्रवाई करिए, हम तो तैयार हैं कि जो न्याय है, जो सत्य है, उसके लिए हम सरकार तो ने लड़ ही रहे हैं। कार्रवाई की है और राहुल विजय गांधी माल्या जी से लगभग लड़ ही रहे हैं। 90% जो है आप लोन झूठ का से क्यों लड़ पैसा रहे जो है हैं? उनसे आप रिकवर हो चुका बयानबाजी है। से क्यों लड़ रहे हैं? हम्म, आप ये बता विजय दीजिए माल्या से नितिन जी कि रिकवरी हो चुकी 2022 है तक आपने 90% कहा तक था की। किसान की आय दुगनी होगी, हो गई क्या? 2022 तक प्रत्येक नागरिक को एक आवास मिल जाएगा, मिल गया क्या? इसमें तो हम कोई रोक नहीं लगाए हैं। आपने क्या 18 किया? लाख आवास डबल तो इंजन आपकी की कांग्रेस सरकार जिन सरकार ने रोक प्रदेशों के में रखी थी चली ना है पिछले 5 आपकी, साल में। मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे अन्य राज्य हो, जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पे भी आप ये वादों को पूरे कर पाए क्या? 100 दिन में महंगाई कम कर पाए क्या? 35 रुपए प्रति लीटर में पेट्रोल या डीजल देश में कहीं भी 2014-26 मई के बाद बिका है क्या? ये बता दीजिए ना। आप विपक्ष पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं, सवाल हम पूछ रहे हैं, जवाब आपको देना चाहिए। व्हाट अबाउट 10 आप साल कर रहे से हैं, आप सरकार उल्टा चला बोल रहे हैं और जनता के लिए जवाब आप योजनाएं दीजिए बनी कि है। आप वादे क्यों नहीं पूरे किए? और अभी आपने सिर्फ 2024 से भी हिंदू जनता मुसलमान जो है और वो नफरत की 400 राजनीति पार करके करेगी जो ये भाजपा को। सरकार बनाई और चलाई है, आप काम गिना दीजिए अपने। अगर भाजपा सरकार ने 10 साल काम नहीं करी है तो जनता उतार देगी। चलिए, आप जवाब दीजिए ना, जनता जो करेगी करेगी। आप अपने तरफ से वो बताइए। तो हम आप बहुत अपने बड़ा 10 नारा साल लेते के हैं कामों विश्व पे ही गुरु का, वोट विश्व मांग गुरु रहे हैं का। हम तो। 2 दिन पहले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ देवेंद्र जी, आपने देखा होगा कि उसमें 5 रैंक नीचे चला गया हमारा देश। हमारे देश का पासपोर्ट की ताकत मालदीव के पासपोर्ट से भी कमजोर है। और ये विश्व गुरु बन के पूरी दुनिया में घूमते हैं, ये तो पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन विश्व गुरु बनने का लाभ तो तभी है देवेंद्र जी, जब आपको और हमको भी विदेश में जाने आने या अन्य सुविधाओं में हमें कुछ बेहतरी या तरक्की मिले। सिर्फ नरेंद्र मोदी को रेड कारपेट पे बिछा के स्वागत करना ही विश्व गुरु बनना नहीं होता। एक आम आदमी, एक नागरिक का जीवन जब तक नहीं सुधरता तब तक ये सिर्फ जुमले हैं। 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उस पे और भी मोदी जी ने ये दावा किया है कि 2024 सत्ता में आने के बाद हम विश्व की तीसरी महाशक्ति बनेंगे आर्थिक रूप से। पहले ही आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकसभा में कि लगभग 13-13.5 करोड़ लोगों को, 13-14 करोड़ लोगों को 10 साल में गरीबी रेखा से बाहर लाया गया। कुछ आपके नेता उसको 20 करोड़ के आसपास भी बोलते हैं। हम आपको आंकड़ा बताते हैं कि 10 साल जब हमारी सरकार थी तो 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर लाया था, वो भी तब जब 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया झेल रही थी। और वो भी तब सर उस समय मनमोहन सरकार ने गरीबों के लिए प्रतिदिन जो आय है 32 रुपए तय किया हुआ था। एक दिन क्या है 32 रुपए तय करके गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया था। सरकार चला रहे हैं। मैं और आता हूँ, आप जो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी 2-3 और खोलता हूँ। मुझे ये बताइए कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट कुछ समय पहले तक जब यहाँ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब यही भाजपा के नेता आरोप लगाते थे ये फोकट में पैसा बांट रहे हैं गोठान में, चाहे यहाँ चाहे वहां। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो कर्ज में डूबते जा रही है। ऐसे झूठे आरोप लगाते थे। मैं ये याद बताना चाहूंगा कि ये होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने 5 साल में कभी भी FRBM एक्ट, जो ये नियम तय करती है कि आप कितना उधार ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते, आपकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, हमने कभी भी इस कानून का उल्लंघन नहीं किया और 3% की सीमा के अंदर थे। केंद्र सरकार से मैं ये सवाल पूछता हूँ कि 10 साल में आपने कितनी बार FRBM एक्ट का पालन किया? एक बार भी नहीं किया। आप अभी गूगल कर लीजिए नितिन पटेल जी कि फिस्कल डेफिसिट इस देश का कितना है। 6% के आसपास आएगा, दुगना जो होना चाहिए। उधार की अगर आप बात करेंगे तो 50 लाख करोड़ रुपए के आसपास 70 साल की सरकारों ने कर्ज लिया था। आपकी सरकार आने के बाद 100 लाख करोड़ आपने ऊपर ले लिया। शर्म आपको आनी चाहिए झूठी बातें करते हुए। जी निपेन जी, 5 साल में कांग्रेस ने कितना क्या बोलते हैं कर्ज लिया वो भी देखिए। अभी तो बताया जो कांग्रेस की गोठान योजना थी ये भ्रष्टाचार का अड्डा था। जो कांग्रेसी नेताओं के लिए जो था वो एक बकरी को गोल गोल घुमाना शुरू। चलिए कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो ये आरोप प्रत्यारोप के दौर तो जारी रहेंगे, लेकिन तैयारियों में ये भी देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी कांग्रेसियों पे ही कांग्रेस के नेताओं को अपने अंदर समेटने में लगी हुई है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अनुभव जी ही
स्वयं ही इस बात को कह रहे थे कि बीजेपी जो है ज्यादा से ज्यादा कांग्रेसियों से पटी पड़ी है। ऐसा क्यों है निपेंद्र जी? देखिए, राजनीति में दल बदल तो हमेशा से होते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी दूसरी पार्टियों से गए हैं, भाजपा से भी गए हैं। और अगर जो कोई नेता अगर भाजपा में आना चाहता है तो उसका स्वागत करती है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, इस बार लक्ष्य क्या है बीजेपी का छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में तो पूरा 11 का 11 सीट जीतेंगे हम। चलिए, 11 का 11 सीटें जीतेंगे, लेकिन उसके लिए आपको आप कर क्या रहे हैं? 9 सीटें तो अभी आपके पास हैं, 2 सीटें जीतने का और प्रयास करेंगे जो कांग्रेस के खाते में है, लेकिन 11 की 11 सीटें की बात कर रहे हैं। तो इस तैयारी में बीजेपी छत्तीसगढ़ में उसकी विशेष तैयारी क्या है कि 11 की 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है? हम मोदी जी की पिछले 10 साल की योजनाएं जो है उनको घर घर लेकर जा रहे हैं जी, लाभार्थियों से संपर्क कर रहे हैं। और जिन बूथों पे हम नहीं, लाभार्थियों से क्यों संपर्क कर रहे हैं? जिनको लाभ नहीं मिला है उनसे संपर्क करना चाहिए ना आपको। लाभार्थियों से संपर्क क्यों कर रहे हैं? तो लाभार्थी संपर्क में यही जानकारी दे रहे हैं कि जिनको लाभ मिल चुका है और जिनको नहीं मिला है उनके लिए जो है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं हम। आपने ये कहा कि लाभार्थियों से संपर्क कर रहे हैं, यानी कि जो लाभार्थी लाभ पा चुके हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, जिन्हें लाभार्थी संपर्क अभियान के अंतर्गत हम जो ऑलरेडी मतलब आप बताएंगे कि ये जो लाभ आपको मिला है मोदी सरकार ने दिया है, ये बताएंगे। और जिनको नहीं मिला है उनके लिए हम विशेष प्रयास करेंगे कि उनको क्यों नहीं मिला है। ये विशेष अभियान है इनका बीजेपी का छत्तीसगढ़ में। अनुभव शुक्ला जी, कांग्रेस ने भी कुछ लक्ष्य तय कर रखे होंगे लोकसभा सीट के लिए, हालांकि 2019 में सिर्फ 2 ही सीटें आई थी। इस बार का लक्ष्य कितने का है? देखिए देवेंद्र जी, निश्चित तौर पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि पिछली बार हमारी 2 सीटें आई थी। हमारी अपेक्षा पिछले बार भी उम्मीद थी कि 2 से ज्यादा आएंगी। और इस बार के अगर आप लक्ष्य की बात करें तो पूरी 11 की 11 सीटों को हम टारगेटेड और ऑर्गेनाइज्ड और संगठित तरीके से फोकस कर रहे हैं। हर एक सीट पे क्या मुद्दे हैं, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर सरगुजा संभाग की बात करूं तो जिस प्रकार से हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद यहाँ पे कुल्हाड़ियां चलना शुरू हुई है और यहाँ से आप खड़े तो पेंड्रा रोड दिखने लगी है, जो हसदेव के जंगलों को बेदर्दी से काटा जा रहा है, आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी। ऐसे मुद्दों को, हर एक स्थानीय मुद्दे को, जैसे अगर दक्षिण की बात करूं, बस्तर की बात करूं तो नगर नार का स्टील प्लांट की ये बात करते हैं कि उसको अब हम विनिवेशीकरण नहीं करेंगे। मैं ये पूछता हूं कि तब भी आपकी ये डिसइन्वेस्टमेंट की दीपम की वेबसाइट पे क्यों अपलोडेड है? इस प्रकार के मुद्दों को लेके, स्थानीय जनता के मुद्दों को लेके हम जनता के साथ अग्रसर हो रहे हैं और हम 11 की 11 सीटों में जनता को न्याय और हक दिलाने के प्रयास के साथ लड़ाई करेंगे और निश्चित तौर पर नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमारी घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में तैयारियां तेज हैं, गठबंधन को लेकर भी तैयारियां तेज हैं और इधर जो बीजेपी है उसकी भी तैयारियां तेज हैं। इंडी गठबंधन को लेकर के ये बातें कही जा रही हैं कि इंडी गठबंधन के विचार एक तरह से नहीं है तो फिर इनका मेल मिलाप कैसे होगा, ये सरकार क्या चलाएंगे, ऐसी बातें हो रही। लेकिन अगर जो देखा जाए तैयारियों के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के नेता हैं अपनी योजनाओं को लेकर के उनके पास जाएंगे, लाभार्थियों के पास, कि हाँ आपको जो लाभ मिला है ये केंद्र सरकार की योजना के अनुरूप मिला है और केंद्र सरकार के द्वारा ये आपको प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें वोट कीजिए। यानी कि अपनी योजनाओं का बखान जनता के बीच जाकर के करने वाले हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तैयारी ऐसी है कि वो क्षेत्रीय मुद्दे को उठा रही हैं। सरगुजा का अलग, बस्तर का अलग, बस्तर में नगर नार स्टील प्लांट का मुद्दा
और सरगुजा में हसदेव जंगल के कटाई का मुद्दा, इस तरह के मुद्दे को उठा करके वो जनता के बीच जाना चाहती है कि ये चीजें आपका हो रहा है। और देखना ये होगा कि ये दोनों बड़े सॉलिड, छत्तीसगढ़ में बड़े ही सॉलिड तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि वास्तव में जनता किनकी तरफ मुड़ पाती है, किनकी बातों पर विश्वास करती है, और जिनकी बातों पर जनता विश्वास करेगी वास्तव में वोट उसी को जाएगा। यानी कि दोनों पार्टियां 11 सीटें जीतने की बात करती हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कौन पार्टी कितना सीट जीत पाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।